डियर स्टूडेंट्स, 2023 के लिए मॉडल सेट्स आपके बोर्ड द्वारा जारी किया कर दिया गया है और इन सभी के सॉल्यूशंस जो है इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश करवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको। इन पेपर्स की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डायरेक्ट आप वहाँ से वेबसाइट पे जा करके सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। जो आपका बोर्ड का वेबसाइट है उसने दिया है, आपको सर्च करने में दिक्कत ना है इसीलिए हमने डायरेक्ट लिंक दे दी है। जस्ट उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। उन सब्जेक्ट्स को देख करके आपको जो ज़रूरत है जिस सब्जेक्ट की, उन सभी सब्जेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉल्यूशंस यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस पूरे पद्यांश को पढ़ने के बाद में है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटरियाँ मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। तो जो बुनियाद जो है वो मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान रखना है कि आप जब ये पैसेज पढ़ते हैं तो एक बार ज़रूर इसको रीड करें। ऐसा नहीं है कि हम जो आंसर्स बता दें फिर आप उस आंसर्स को रट लें। पैसेज पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अभी आपको पैसेज बहुत सारे पढ़ने हैं। हर क्लास में आपको पैसेज मिलेंगे, काफ़ी पैसेज मिलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में पैसेज हमेशा मिलेंगे। इसकी आदत डालिए ताकि आपको अच्छा लगे। और इनको पढ़ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में जो है आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या आंसर्स बनने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज आपने पढ़ लिया होगा। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि। तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध इसलिए है क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है, इसलिए गहरा संबंध है। इसलिए आपका जो है इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा आपका ग। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। तो मनुष्य जो है वो आनंद की खोज में जीवन भर लगा रहता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य के आनंद का आधार क्या है। तो साहित्य के आनंद का आधार सुंदर और सत्य को पाना है। ठीक है, साहित्य के आनंद का आधार क्या है, सुंदर और सत्य को पाना है। तो यहाँ पे थर्ड का जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में सब आंसर्स दिए गए हैं, पैसेज से ही आंसर्स करवाए जा रहे हैं। चौथा जो ऑप्शन है इसमें पूछेगा, परिमिति का अर्थ जो है, परिमिति का अर्थ क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े यानी लंबा चौड़ा भवन जो है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये लंबा चौड़ा क्या चीज बता रहा है। लंबा चौड़ा मतलब उसकी विशेषता बता रहा है ना। तो विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। तो यहाँ पर जो है घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। फिर से आपको पठित गद्य व काव्यांश आएंगे, जो आपके खंड ख स्टार्ट हो चुका है। पाठ्य पुस्तक से बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, बाल गोविंद भगत वाला नाम पढ़ते ही, पोतोहू का नाम आते ही समझ में आ जाता है कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका छोटा सा एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, इस गद्यांश के लेखक हैं। तो सभी को पता है इस गद्यांश के लेखक जो है राम वृक्ष बेनपुरी हैं। तो ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, भगत ने क्या किया। तो आंसर हो जाएगा, भगत ने क्या है, पोतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। ठीक है, तो इसमें घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पाठ आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन पे, भगत का निर्णय कैसा था। तो भगत का निर्णय जो था वो अटल था। इसके बाद में चौथा पॉइंट जो है इसमें देखिए, इसमें पूछा है, भगत ने बेटे को क्रियाक्रम कैसे किया। भगत ने बेटे का क्रियाक्रम कैसे किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, कोई दिखावा उखावा नहीं किया। ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। देखिए बुढ़ापा है और ये संज्ञा कौन सी होगी, तो आपको पता है बुढ़ापा क्या झलक रहा है, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, क्या है ये, भाव झलक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है अथवा पार्ट में है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। फिर से आपका नेताजी का चश्मा वाला जो है यहाँ पर आ गया है पैसेज। ठीक है, इसको पढ़ना है, इसके बाद में प्रश्नों को उत्तर देने हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये गद्यांश जो है नेताजी के चश्मा पाठ से लिया गया है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 पे।
जीप स्पीड में थी, ड्राइवर के जोर से ब्रेक मारने पर क्या हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीप को एकदम ब्रेक लगाने से हैरान रास्ता चलते लोग देखने लगे। तो इसमें आपका ग पार्ट जो है सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, मूर्ति की आंखों पर रखा हुआ छोटा सा चश्मा किस चीज से बना हुआ था? तो आपको सभी को पता है मूर्ति का जो चश्मा था वो सरकंडे से बना हुआ था। चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगी हुई थी? तो सभी को पता है चौराहे पर जो है नेताजी की मूर्ति लगी थी, सुभाष चंद्र बोस उनका नाम था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हालदार साहब ने भावुक होने के का क्या कारण है? तो हालदार साहब के भावुक होने का क्या कारण है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा मूर्ति को पहनाया गया सरकंडे का चश्मा जो है उनको भावुक कर देता है। तो ग ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपके काव्यांश की बात आ रही है, ठीक है। ये काव्यांश पढ़ के जो है आपको आंसर देने हैं। तो काव्यांश देखिए, काव्यांश आपको इस तरह से दिया है, मन क्रम वचन ननंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, ये वाला आपको याद होगा कि क्या काव्यांश कहाँ से लिया गया है। तो इस काव्यांश के कवि का नाम आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, क्या होने वाला है। तो इस काव्यांश के कवि का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सूरदास। इसके बाद में नंद नंदन किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो आपको सभी को पता है नंद नंदन जो है कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो आपको सभी को पता है कि उनके उपास्य देव जो है श्री कृष्ण थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के मित्र का नाम और गोपियों को योग संदेश देता है, कौन देता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग उद्धव। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, गोपियों ने हरि यानी कृष्ण की तुलना किससे की है? तो उन्होंने हारिल के पक्षी से की है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अथवा पार्ट में। अथवा पार्ट में देखिए अब क्या पूछा गया है, लखन कहा हंसी हमारे जना, ये वाला भी आपको याद आ जाएगा देखते ही। यस यस, बिल्कुल सही समझ लिया आपने। इस काव्यांश को किस कविता से लिया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इस काव्यांश के कवि कौन है? तो आंसर हो जाएगा हमारे इसके कवि हैं तुलसीदास। इसके बाद में है आपका तीसरा क्वेश्चन, यह काव्यांश किस भाषा में रचा गया है? तो ये अवधी भाषा में रचा गया है। लखन शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लखन शब्द जो है वो लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त हुआ है। धनुष के टूटने का कारण था, तो धनुष के टूटने का जो है कारण था, यह धनुष बहुत पुराना था, यह धनुष राम के छूने मात्र से ही टूट गया और राजा जनक द्वारा सीता स्वयंवर पर रखी शर्त के कारण। तो उपरोक्त सभी सही, सभी सारे के शर्तें सही है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ व्याकरण संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, इसमें बताना है आपको पर्यावरण का अर्थ, ठीक है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषण का निवारण और फिर उपसंहार, ये सारी चीजें इस पर्यावरण प्रदूषण में 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखते हुए बताना है। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ बता देंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप इसको पढ़ोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में जो हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि जो भी स्टूडेंट कमजोर से कमजोर हो, जिसको थोड़ा सा भी पढ़ना ठीक से आता है, वो जरूर एग्जाम में आसानी से जो है अपने आप को क्लियर कर लेगा। और जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते हैं, अगर उन इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो टॉपर्स में शामिल हो सकते हैं। दैट कैन बी टॉपर्स, नेक्स्ट टॉपर्स ऑफ जो है 2023, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को आराम से पढ़िए एक बार और रिवाइज करिए, याद करना है आपको अच्छे तरीके से। इसके बाद में प्रदूषण के क्या प्रकार हैं वो आपको बता देना है, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार में आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण जो है मृदा प्रदूषण के नाम से जानी जाती है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण के निवारण जो है कैसे हो सकते हैं उसको हम लिख देंगे और फिर लास्ट में हम उपसंहार लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद में परिश्रम का महत्व जो है इसका बताना है, जिसमें आपको भूमिका बतानी है। उसके बाद में परिश्रम का जो है आपको क्या बताना है? अभाव, ठीक है। और आलस्य वो परिश्रम और भाग्यवाद और उपसंहार, ये सारे पॉइंट्स को कवर करना है। सबसे पहले भूमिका बता देंगे, जो कि आपको भूमिका पूछी गई है। उसके बाद में परिश्रम का क्या अभाव होगा, तो परिश्रम के अभाव से क्या होगा ये हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेना इसको। उसके बाद में आलस्य व परिश्रम दोनों को हमें बताना है, तो ये हम बताएंगे। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, इसमें भाग्यवाद भी बताना है, भाग्यवाद बता देंगे। इसके बाद में उपसंहार कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा निबंध। इसके बाद में दीपावली पे भी आपको लिखना है, तो दीपावली पे भूमिका लिखनी है आप तो एक। इसके बाद में इसको मनाने का क्या कारण है वो बता देना है। राम का अयोध्या आगमन ये भी बताना है। लक्ष्मी पूजन और उपसंहार ये बताना है। तो सबसे पहले भूमिका बता देंगे, इसके बाद में मनाने का क्या कारण है उसको हम समझा देंगे। राम का अयोध्या आगमन जो है इसको समझा देंगे। लक्ष्मी पूजन जो शाम को होती है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बता देंगे। और उसके बाद में लास्ट में जो हम इसका उपसंहार कर देंगे। तो इस तरह से तीनों निबंध मैंने आपको बता दिया, इनको जरूर एक बार पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में आपका चौथा निबंध जो है विद्यार्थी और अनुशासन। इसमें आपकी भूमिका, अनुशासन का अर्थ, शिक्षा,
प्रकार और आवश्यकता और उपसंहार। ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले भूमिका बताएंगे, फिर उसके बाद में अनुशासन का अर्थ क्या होगा ये बताएंगे, उसके बाद में हमारा शिक्षा क्या है, उसके प्रकार क्या है, ठीक है, और इसके बाद में जो है आपका आवश्यकता बता देंगे और फिर उपसंहार को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका पूरे का पूरे जो है 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी पाठशाला के प्रधानाध्यापक मुख्याध्यापक जी को सदाचार प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको भूल जाओ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 सेकेंड आपको इसको ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये दिनांक जो है आप लिख सकते हैं। दिनांक के बाद में प्रधानाचार्य और जो भी आपको विद्यालय का नाम अगर नहीं दिया है तो आप अपने विद्यालय का नाम यूज़ कर सकते हैं। विषय है चरित्र प्रमाण प्राप्त करने हेतु, फिर लिख देंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है, इसीलिए नए विद्यालय में प्रवेश होती मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इस विद्यालय में अब तक की मेरी छवि बिल्कुल साफ रही है। इस कृपा के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज्ञाकारी छात्र जो भी है आप लिखना चाहें नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में अथवा पाठ में है मोहल्ले की साफ सफाई ना होने के कारण शिकायत पत्र लिखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। नगर पालिका अध्यक्ष को जब पत्र लिखेंगे तो हमेशा जब आप पत्र लिखें तो कुछ पत्र लिखते समय अगर आप अपना एड्रेस डाल देते हैं ऊपर की तरफ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ठीक है, आप ऊपर अपना एड्रेस ज़रूर डालें। उसके बाद में फिर जिसको भी लिखना है आपको सेवा में डाल करके अपना एड्रेस, मतलब कि जैसे सपोज करिए आप अशोक विहार में रहते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा अशोक और यहाँ पे हो गया विहार। ठीक है, मैं आपको साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके ऊपर एड्रेस कैसे लिखना है ये बता देता हूँ आपको ताकि आपको पता रहे। सपोज करिए कि आप लिखना आपको यहीं पर है, मैं इधर साइड में इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं अशोक विहार। ठीक है, 39 दिल्ली मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर दिनांक लिख देंगे। दिनांक जो है आप कुछ भी डाल दीजिए, 5 मई मान दीजिए 2022। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला जो छोटा सा है वो यहाँ पर ज़रूर आपको इस जगह पे लिखना है। जब भी आपको पत्र लिखना हो तो एक एड्रेस जब नहीं दिया हो तो एड्रेस ज़रूर लिखें। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद में सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष कानपुर या बीकानेर जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। एड्रेस नहीं दिया है, दिनांक आप यहाँ पे डालें। ये दिनांक जब आपने ऊपर डाल दिया तो यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर नहीं डाला है तो यहाँ पे दिनांक डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर ही डालेंगे तो बेहतरीन जो होता है यही होता है। तो इसके बाद में आ जाइए, हम मोहल्ले की सफाई हेतु शिकायत पत्र लिख रहे हैं। तो श्रीमान मैं कानपुर क्षेत्र उन्नाव वार्ड नंबर 36 का निवासी हूँ। हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में अत्यधिक कचरा हो रहा है। हर तरफ कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्षेत्र का वातावरण अत्यधिक दूषित रहता है। नालियों की निरंतर सफाई ना होने के कारण वहाँ पर गंदगी की वजह से मच्छर होते हैं। ठीक है, मच्छर होते हैं जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द सफाई का कार्य करवाया जाए। आपकी महान दया होगी या कृपा होगी। और आपका जो है क्षेत्र निवासी, आपकी क्षेत्र निवासी जो है राधा देवी या आपका जो भी है इस तरह से कर देंगे। गरीब और अमीर दो दोस्त जो है मित्र हैं वो परस्पर कोई संवाद कर रहे हैं, उसको आप 50 शब्दों में लिखें। आपकी मर्जी है, आप कोई भी संवाद लिख सकते हैं। ये अपनी मर्जी से मैंने लिखा है, जैसे अजय और विजय के बीच में संवाद हो रहा है, गरीबी और अमीरी के बीच में। तो नमस्ते विजय, कैसे हो? तो विजय ने बोला नमस्ते अजय, मैं ठीक हूँ। कुछ चिंतित से दिख रहे हो, क्या बात है? विजय ने अजय से पूछा। अजय, मेरी चिंता का कारण ये बेरोजगारी है, मुझे एक अच्छे नौकरी की तलाश है। तो विजय ने कहा हाँ मित्र, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। तो अजय, मित्र तुम तो अमीर हो, तुम्हें बेरोजगारी का क्या पता? तो विजय बोलता है मित्र, यह कुछ गुमराह युवकों की गलत सोच का नतीजा है, जो ये सोचते हैं कि अमीर लोगों को बेरोजगारी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता। अजय बोलता है मित्र, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें तो कुछ करना नहीं पड़ता होगा क्योंकि तुम्हारे पिता अमीर हैं, सब कुछ समय से पहले ही मिल जाता होगा। विजय, नहीं ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो मेरे पिता भी गरीब थे। उन्होंने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, इसलिए उन्होंने मुझे भी बचपन से मेहनत करना सिखाया है।
इसके बाद में आ जाइए, और भी पार्ट लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कितना लंबा भी संवाद 50 शब्दों में लिखना है। अजय, पर तुमने हमारी तरह गरीबी नहीं देखी होगी। अजय ने जब मतलब गरीब बच्चा जो है, गरीब दोस्त जो है अमीर दोस्त को बोल रहा है, पर तुमने तो हमारी तरह गरीबी नहीं देखी है। विजय बोलता है, मित्र लगता है तुमने दूर के ढोल सुहावने कहावत बहुत पढ़ी है। तो अजय बोलता है मतलब। विजय बोलता है, मित्र अर्थात दूर की वस्तु या व्यक्ति अच्छा लगना। इसका कहावत का अर्थ बताया उसने। सभी का जीवन संघर्षमय होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। अजय, सही कहा मित्र तुमने। मुझे भी अब ये समझ आ गया है कि सबकी अपनी अपनी समस्या होती है और उस समस्या से निकलने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, ना कि दूसरों से तुलना की। विजय, ठीक समझे मित्र, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान लक्ष्य से मत हटाना। अलविदा। अजय बोलता है, अच्छा मित्र अलविदा। तो इस तरह से संवाद जो एक दूसरे से बात जो कर रहे हैं वही आपको लिखना है। अथवा में पाठ में है, विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापक न होने के कारण इस विषय की पढ़ाई में आ रही बाधा पर अवगत कराते हुए मुख्याध्यापक प्रधानाचार्य को प्रतिवेदन 50 शब्दों में लिखना है। प्रतिवेदन लिखने के लिए सीधा सीधा आपको लिख देना है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। तो आप जो सब्जेक्ट है वो डाल देना कि किसके लिए संबंध में प्रतिवेदन है। तो विद्यालय में संस्कृत विषय का अध्यापक न होने के कारण इस विषय की पढ़ाई में आ रही बाधा संबंधी प्रतिवेदन। यहाँ पे माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, गत अप्रैल मास से जब से नया शैक्षिक सत्र आरंभ हुआ है, हमारी कक्षा में संस्कृत अध्यापक नहीं है। संस्कृत विषय का अध्यापक न होने के कारण इस विषय की पढ़ाई में अत्यधिक बाधा आ रही है। इस सत्र में संस्कृत विषय के सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम बहुत में परीक्षा पाठ्यक्रम में बहुत हानि हो रही है। आगामी मास में हमारी पहली सावधि परीक्षा होगी। पढ़ाई ना होने के कारण हम लोग परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पत्र को हल करने में असमर्थ होंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र हमारे लिए किसी योग्य संस्कृत अध्यापक की व्यवस्था करें। आशा है कि आप हमारी इस अनुरोध पर विशेष ध्यान देकर उसे पूरा करने की कृपा करेंगे। तो ये होता है छोटा सा जो है आपका प्रतिवेदन। ठीक है, इसमें बिल्कुल तथ्यों को एकदम लाइन टू लाइन रखा जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा बात होगी ही नहीं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों को जो उत्तर हैं वो विकल्प छांट के देने हैं। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। भाषा भाषा जो ही बोले जाता है वो वाक्यों से मिलकर बनती है। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर क। इसके बाद हिंदी में स्वरों की संख्या जो है आपको बतानी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। तो ग ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द जो है वो क्या नहीं है, ग्राम जो है तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपका धार्मिक शब्द का मूल शब्द वह प्रत्यय क्या होगा। मूल शब्द भी बताना है और प्रत्यय। ऑप्शंस दिए गए हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, धर्म प्लस इक, धार्मिक। ठीक है, तो ग ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है इसमें देखिए, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण छांटें। तो इसमें निम्न में से द्विगु समास जो है चौराहा जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं, बिना विचार घटना और पात्रों पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, नहीं बिना विचार घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यशपाल जी ने ऐसा व्यंग में कहा है। व्यंग में बात का उल्टा मतलब होता है। कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। इसका कारण यह था, इसका कारण क्या था, कब घटी और परिणाम क्या रहा, इस घटना से कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन ही कहानी होती है। मतलब कहानी क्या है कि कारण क्या था, कब घटी, परिणाम क्या रहा, इस घटना से क्या क्या प्रभावित, क्या क्या मतलब प्रभावित हुए, या कौन कौन प्रभावित हुए, या क्या क्या प्रभावित हुए, ये सारी चीज़ें जो हमारे को बताती है वही हमारे को एक कहानी कहलाती है। और अतः किसी कहानी के लिए विचार घटना और पात्र बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो देवदार का वृक्ष जो होता है ये आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदाकार होने के कारण यानी बड़ा होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनको शीतलता प्रदान करते थे।
इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो फादर बुल्के ने भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के महत्ता से प्रभावित होकर और इसके समृद्ध इतिहास और जीवन दर्शन से अभिभूत होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भगत की पुत्रवधु उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत अकेले पड़ गए थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत को रोटियां बनाकर देना चाहती थी और उनकी सेवा करने करके अपना जो है जीवन बताना चाहती थी, इसलिए उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। इसमें पूछा, सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेता के प्रति अगाध लगाव और श्रद्धा का भाव था। दूसरा, वह शहीदों और देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि कोई फौजी या देशभक्त रखते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, उसमें देश प्रेम और देशभक्त का भाव कूट कूट करके भरा हुआ था। चौथा, वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे देख करके बहुत दुखी होता था। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग उसको कैप्टन कहते थे। उसके बाद में कविताओं के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, कवि ने वृक्ष दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो कवि ने जो है श्री ब्रज दूल्हे का प्रयोग कृष्ण के लिए किया है। जिस तरह एक दीपक पूरे मंदिर को रोशन कर देता है, उसी तरह कृष्ण पूरे संसार को रोशन कर देते हैं, इसलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो कवि स्वयं को इतना सामान्य मानता है कि आत्मकथा लिखकर वह दुख को विशेष नहीं बनाना चाहता। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? तो चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्न रूपों में देखा है। पहला, आकाश में फैली चांदनी को पारदर्शी शिलाओं से बने सुधा मंदिर के रूप में, जिससे सब कुछ देखा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा है, सफेद दही के उमड़ते समुद्र के रूप में। उसके बाद तीसरा है, ऐसी फर्श जिस पर दूध का झाग ही झाग फैला है, इस तरह से देखा है। और उसके बाद में है आपका, आसमान को स्वच्छ निर्मल दर्पण के रूप में, इस तरह से भी देखा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की जो है निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहला, वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। दूसरा, युद्ध भूमि में शूरवीर युद्ध करते हैं, बातें नहीं करते, चापलता नहीं करते, स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं। ये है चौथा पॉइंट। पांचवा, वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। छठा जो है, वो अन्याय के विरुद्ध जो है हमेशा खड़े होते हैं और उनका साथ देते हैं जो अन्याय से लड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन में चक्री हो, यानी चक्री हो जिसका मन चंचल हो, जो स्थिर बुद्धि, जो अस्थिर हो, जिसका मन चंचल हो। और योग की शिक्षा तो उन्हीं को दी जानी चाहिए जिनके मन में जो है प्रेम भाव के कारण स्थिरता पा चुके हैं। ठीक है, और उसके लिए योग की शिक्षा कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूरक पुस्तक जो है कृतिका, उसके पाठों के प्रश्न जो हम यहाँ देखेंगे। माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे अपने शब्दों में आपको प्रस्तुत पाठ में आदि से अंत तक, यानी कि शुरू से अंत तक माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव का उद्घाटन हुआ है। यह व्यक्त करना ही पाठ का लक्ष्य है। लेखक का उसके पिता द्वारा भोजन कराया जाना, कंधे पर बैठाकर गंगा किनारे जाना, उसके साथ कुश्ती करना, बच्चों को खुश करने के लिए हार जाना, सांप को देखते ही डर जाने के बाद में पर माँ द्वारा आंचल में छुपा लेना, इत्यादि वात्सल्य भाव का चित्रण हुआ। तो ये हम अपने शब्दों में बता सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छाप ली। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया और
पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। तो इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। उन्होंने ऐसा दिखाया नहीं कि बहुत सारा बवाल हुआ था उसके ऊपर। उसके बाद जो तीसरा है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है? तो भोलेनाथ को जब साथी बालकों की टोली दिखाई देती है तो उसका खेलना कूदना देख वह गुरु जी की डांट फटकार तथा अपना अपना जो है सिसकना भूल जाता है और उसके साथ खेलने में मग्न हो जाता है। बच्चों के साथ उसे लगता है कि अब डर भय और किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं रही है। यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाता है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? मूर्तिकार द्वारा बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे। सर्वप्रथम मूर्तिकार ने मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। पहला पॉइंट, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेता की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकाल करके पंचम की लाट पर नाक जो है लगाई जा सके। पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। आखिरकार जब उसे नाक नहीं मिली तो उसने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। तो ये सारे सारे उसने तामझाम किए थे। अगला जो पार्ट है इसमें, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, ये आपको बताना है। तो यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन इत्यादि ही साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे जो है टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि से ही अपना बचपन बिता देते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आपका बचपन और उसके बचपन में क्या अंतर था। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियोस के लिए बने रहे। इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, हिंदी आपने देख लिया, और इसके अलावा जो भी आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सभी अपलोड किए जा रहे हैं। धैर्य बनाए रखें, कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों के साथ किए शेयर करते रहें, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दें आप लोग, ताकि आप लोगों के सॉल्यूशंस मैक्सिमम पॉइंट्स पे आपको जो है उनके सॉल्यूशंस मिल जाए और जल्द से जल्द इन सभी के सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड किए जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।